गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो दोनों ही पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। जो कि आपका आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग पेपर फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट का जो एक आपका लॉजिकल रीजनिंग है, क्या है आपका पेपर फर्स्ट में आपका यूनिट 6 है। वो आपका क्या है, यूनिट 6 है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग है, उसको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग को, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस करेंगे हम लोग। लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपने देखा होगा तो आपके उसमें टोटल 7 जो है सब यूनिट्स हैं, 7 सब यूनिट्स हैं, जिसमें जो है हम लोग जो है हम लोग जो है पांचवा जो पॉइंट है आपका, जिसमें लिखा है इंडियन लॉजिक। ठीक है, क्या लिखा है, इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक, जो आपका इंडियन लॉजिक है उससे रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडियन लॉजिक है, क्यों इंडियन लॉजिक हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी पॉइंट्स आपके आएंगे उसमें सबके सब जो है, जब तक आप जो है इंडियन लॉजिक को नहीं जानेंगे, भारतीय तर्कशास्त्र जो है, भारतीय तर्कशास्त्र है, जब तक हम लोग भारतीय तर्कशास्त्र को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग जो आपका युक्ति युक्त तर्क है, जिसको युक्ति युक्त तर्क मतलब जो है आपका जो आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग है, इसको समझना मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको इंडियन लॉजिक के बारे में जानना है। फिर उसके बाद जो प्रमाण दिए गए हैं आपके 6 प्रमाण जो होते हैं भारतीय दर्शन में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऊपर के पूरे पॉइंट्स को जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। यदि हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो उसमें हर एक पॉइंट के बाद मुझे हर एक पॉइंट को डिस्कस करके बताना होगा, ठीक है ना, कि क्या क्या है। और फिर बाद में जो है हम इंडियन लॉजिक पढ़ाएंगे। तो इससे पहले ही हम जो है आपको पूरा का पूरा जो प्रमाण होते हैं, प्रमाण के पूरे चीजें हम बता देंगे। तो इसमें जो ऊपर जितने पॉइंट्स आपके होंगे, सब यूनिट में जितने होंगे, उसको डिस्कस करने में आसानी होगी। क्लियर, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय दर्शन की। तो भारतीय दर्शन में भाई ये जो प्रमाण जो मिलता है, जो आपके तर्कशास्त्र जो मिलते हैं, आपका तर्क जो मिलता है, ये आपका जो है भारतीय दर्शन के एक जो है न्याय दर्शन होता है, उसमें आपको मिलता है। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे किस दर्शन में कितने जो है प्रमाण माने गए हैं, जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर जो लोग दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो एजुकेशन सब्जेक्ट से अपना पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारतीय दर्शन की बात करेंगे। भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो भारतीय दर्शन की हम बात करते हैं तो ये जो है इसमें एक महत्वपूर्ण इसके जो भाग जो डिवाइड होते हैं, एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है हेटेरोडॉक्स, ठीक है ना। भारतीय दर्शन की जब कभी हम बात करेंगे तो भारतीय दर्शन मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित, किसके, वेदों के आधार पर, वेदों के आधार पर, ठीक है। वेदों के आधार पर जब हम बात करते हैं तो जो वेदों को मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं हम लोग। सर गुड मॉर्निंग, अभी क्लास स्टार्ट हुआ? जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। लिखेंगे वेदों को मानने वाले, ठीक, और वेदों को ना मानने वाले।
वेदों को सर सर ये पॉइंट लिखा है आपने वेदों के आधार पर। हाँ, ये हमने लिखा है कि यहाँ पर भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो भारतीय दर्शन जो है जब दो भागों में विभाजित होता है तो किसके आधार पर होता है? वेदों के आधार पर होता है। जो वेदों की परंपरा को मानते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं, और जो वेदों की परंपरा को नहीं मानते हैं वे नास्तिक कहलाते हैं। आपके ये दो पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। आस्तिक को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स कहते हैं ना। ठीक है, ये इंग्लिश में भी हम लोग को याद रखना है कि इंग्लिश में आपका क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, अंग्रेजी में भी हम लोग को याद रखना है। अब यहाँ पर ये दो पॉइंट आपको क्लियर हुए कि आपके जो है आस्तिक जो आपके भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन दो भागों में विभाजित होता है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक के विभाजन का जो आधार होता है वो वेदों पर होता है। जो वेदों की बातों को मानते हैं, वेदों की परंपरा को मानते हैं, वो आपके आस्तिक कहलाते हैं। जो वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों की परंपरा को नहीं मानते हैं, वे नास्तिक कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आस्तिक वाले की बात करेंगे। तो ये आस्तिक जो है कितने भाग, इसमें कितने हैं? इसमें 6 भाग है। ठीक, 6 भाग है। 6 भाग कौन कौन से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आता है? सांख्य आता है, वेदांत कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 दर्शन आपके यहाँ पर हुए। वही नास्तिक की बात करेंगे। नास्तिक भी आपके कितने हैं? 3 है आपके। कौन कौन से है आपका जैन है, ठीक, चारवाक है आपका। ये आपके कितने? तो ये आपके टोटल भारतीय दर्शन के जितने भी भाग होते हैं ये पूरे के पूरे आपके यहाँ पर लिखे हैं। अब इसके अंतर्गत बात करेंगे, सबसे पहले इनके फाउंडर कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है, उनका नाम भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले सांख्य की कौन है? सांख्य है आपके कपिल। ठीक है, कपिल है आपके सांख्य। कपिल के बाद फिर आपका कौन आता है? योग के पतंजलि है। पतंजलि है आपकी। ठीक है, न्याय के कौन है? गौतम है। वैशेषिक के कौन है आपके? कड़ार या उल्लूक है आपके। फिर आपके मीमांसा की बात करेंगे। मीमांसा के आपके जैमिनी है आपके, जैमिनी है। वेदांत की बात करेंगे, वेदांत के बादरायण है। जिनको हम लोग वेदव्यास के नाम से जानते हैं उन्हीं का ही नाम बादरायण है आपका। ठीक है, बादरायण है। फिर इसके बाद जैन की बात करेंगे तो जैन के कौन है आपके बताइए? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी है। ठीक है, बुद्ध के, बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध हैं आपके, गौतम बुद्ध है आपके। सर चारवाक के बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, इतने पॉइंट्स हो गए हम लोगों के। ठीक, अब हम लोगों को ये पता है हम लोग के 6 प्रमाण जो है माने जाते हैं। 6 प्रमाण कौन कौन से? 6, सबसे पहले आपका क्या आता है? प्रत्यक्ष अनुमान। सबसे पहले आपका प्रत्यक्ष। नंबर 2 अनुमान। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आता है। फिर एक मान आता है आपका। ठीक है, अनुपलब्धि। और नंबर 6 पर अनुपलब्धि।
ठीक, इसके नाम क्या होंगे आपके? प्रत्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। अनुमान को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुमान को इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इन्फ्लुएंस बोलते हैं। शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, शब्द को हम लोग वर्बल टेस्टिमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्बल, ये क्या बोलते हैं? वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी होता है आपका, वर्बल टेस्टिमनी होता है आपका। फिर उपमान को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है आपका। कंपैरिजन के बाद आपका क्या आता है? अर्थापत्ति। अर्थापत्ति को हम लोग इम्प्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन बोलते हैं। और अनुपलब्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन अपीयरेंस बोलते हैं। नॉन अपीयरेंस, नॉन एप्रीहेंशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये हो गया, इसको नोट कर लिया। अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे कि जब इसमें सबसे पहले इसमें वेदांत की बात करेंगे, तो वेदांत में कुल 6 प्रमाणों की बात कही गई है। ठीक है ना, फिर इसके बाद जब हम लोग मीमांसा की बात करते हैं, मीमांसा की बात सेम डिट्टो यही पूरे के पूरे बात करते हैं। उपलब्धि होता है आपका। वहीं पर इतने पॉइंट्स जब हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, तो अब बात आती है यहाँ पे वैशेषिक। वैशेषिक कितनों को मानता है? वैशेषिक मुख्य रूप से दो प्रमाणों की बात मानता है। किसकी? 2 प्रमाणों की। एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अनुमान। ठीक, एक प्रत्यक्ष होता है तो दूसरा अनुमान होता है। वहीं पर जो हम बात करेंगे कि भारतीय दर्शन में सबसे पहले प्रमाणों की बात, या कौन प्रमाणों की बात करता है, या किसको तर्कशास्त्र के नाम से आने आता है, या जिसको प्रमाण शास्त्र के नाम से आने आता है, वो आपका न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन में कुल आपके 4 प्रमाण माने गए हैं आपके: प्रत्यक्ष, अनुमान, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द और प्रत्यक्ष अनुमान, नंबर 3 उपमान, नंबर 4 शब्द। ठीक, ये आपके 4 प्रमाण है। इन्होंने ही प्रमुखता से इसकी बात कही है, और उसके पूरे के पूरे सभी के सभी पॉइंट्स को इन्होंने डिस्कस कर रखा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, अनुमान प्रमाण क्या होता है, उपमान प्रमाण क्या होता है, और शब्द प्रमाण क्या होता है। ठीक है, ये होता है। जब योग दर्शन की बात करेंगे, योग दर्शन कुल मिला के 3 प्रमाणों की बात करता है आपकी। कितने? 3 प्रमाण कौन से हैं आपके? सबसे नंबर 1 पर प्रत्यक्ष, नंबर 2 अनुमान, और नंबर 3 शब्द। ठीक, शब्द की बात करता है। वही जब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है? तो सांख्य दर्शन भी 3 प्रमाणों को मानता है आपका। सर, न्याय दर्शन में जो आपने 4 पॉइंट लिखा है, ये क्या लिखा है? शक या शब्द? क्या बोले? फिर से बोले। ये न्याय दर्शन, न्याय में लिखा है आपने, ये क्या लिखा है? 4 पॉइंट क्या है? न्याय दर्शन में वही आपका प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, ये आपका कपिल मुनि ने जो माना है, आपके 3 माने हैं। प्रत्यक्ष माना है नंबर 2, प्रत्यक्ष के बाद आपका अनुमान माना है, और तीसरा आपका शब्द माना है। ठीक, यही 3 प्रमाण भारतीय दर्शन में देखा हम लोगों ने। भारतीय दर्शन में कौन क्या क्या मानता है। ठीक है ना,
तो भारतीय दर्शन की बात हम लोगों ने करी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैन दर्शन की। जैन दर्शन ने कौन कौन से माने हैं? जैन दर्शन ने इन सबसे हटकर दो 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 प्रमाणों की बात मानी, एक परोक्ष की बात मानी है और दूसरा अपरोक्ष की बात मानी है। ठीक, ये अलग तरीके के प्रमाणों को इन्होंने बात करी है। ठीक, इनकी बात करेंगे। फिर बौद्ध दर्शन में जब हम जाएंगे तो बौद्ध दर्शन में आपके दो प्रमाणों की बात कही है इन्होंने। दो प्रमाण कौन से हैं आपके? एक प्रत्यक्ष है आपका और दूसरा अनुमान है आपका। ठीक है, वही चारवाक की बात करेंगे। चारवाक केवल एक ही प्रमाण को मानते हैं, वो है प्रत्यक्ष है आपका, प्रत्यक्ष। ठीक है ना, ये होता है आपका। तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारतीय दर्शन है वो दो भागों में बटा है, एक आस्तिक और एक नास्तिक है। ये किसके आधार पर बटा है? तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो है वेदों के आधार पर इसकी बात पूरी कही जाती है। ठीक है ना, किसके आधार पर? वेदों के आधार पर इसकी बात कही जाती है कि यहाँ पर जो वेदों की बातों को मानते हैं वे आस्तिक परंपरा कहलाते हैं, जो वेदों की बात को नहीं मानते हुए नास्तिक परंपरा कहलाते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ भारतीय दर्शन की रूपरेखा जो है पहले या दूसरे भाग में मैंने बताया है कि भारतीय दर्शन क्या होता है और इसका विभाजन जो है आस्तिक और नास्तिक में कैसे होता है। पूरी कंप्लीट स्टोरी आपको, मतलब एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। वहां पर जाकर आप इसको जरूर देखिएगा, आपको नो डाउट बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आस्तिक परंपरा जो होती है इसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, जो नास्तिक परंपरा होती है इसको हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। जब इनकी परंपराएं हैं तो इनकी परंपराओं को मानने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स की, जो आस्तिक परंपरा से संबंधित है, जो वेदों की परंपरा को मानता है, उसमें सबसे पहले आपका सांख्य दर्शन आता है। सांख्य दर्शन जो है कुल मिलाकर कितने प्रमाणों की बात करता है? सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीन प्रमाणों की बात करता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। इसमें अगर हम बात करेंगे ये पुरुष और प्रकृति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पुरुष और प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि यह संसार कैसे बना है। इसके क्रम से भी पूछा जाता है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां और पंच महाभूत, ऐसे क्रम लगाने को आपको आते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल होता है इसमें। ठीक, इसकी डिस्कस, ये जितने भी दर्शन आप देख रहे हो सभी के सभी दर्शनों को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, आपको यूनिट फर्स्ट जो है आपको एजुकेशन में मिलेगा, उसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस किया। फिर इसके आता है योग दर्शन। योग दर्शन जो है इसको पतंजलि सांख्य दर्शन की बहन कहा जाता है या जुड़वा, ये दोनों जुड़वा होते हैं, इसलिए सांख्य ने जो भी तत्व माने हैं योग ने भी तत्व माने हैं, लेकिन इसने एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा है। सांख्य ने पुरुष और प्रकृति दो तत्व माने हैं, इसने जो है पुरुष प्रकृति के साथ ईश्वर की संकल्पना को भी स्वीकार किया है कुछ समय के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये, तो इसके प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। इससे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीन प्रकार के प्रमाणों की बात करी गई है। इसमें अष्टांगिक योग की बात करी है। अष्टांगिक योग में आपके कौन है? इसके क्रम लगाने को एग्जाम में आता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रमाण जो है, सॉरी ये 8 योग, अष्टांगिक योग जो है एग्जाम में इसके क्रम आते हैं। इस क्रम को भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, कुल तत्वों की संख्या इसमें 25 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मूल तत्व कितने होते हैं? 2 होते हैं। वहीं योग दर्शन में मूल तत्व कितने हैं आपके? 3 होते हैं, पुरुष, प्रकृति और ईश्वर। लेकिन इसमें एक तत्व ईश्वर जोड़ा, इसलिए 25 की जगह यहाँ पर 26 तत्व हो जाते हैं। कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं आपके।
क्लियर है पॉइंट? ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। ये वही कपिल मुनि है जिन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था कि पत्थर की हो जाओ तुम, यू नो। ये वही ऋषि मुनि है। आपने कहानियों में, कौशल्या। हाँ, भारतीय दर्शन में, आपने कहानियों पुराणों में पढ़ा होगा। कौन है इनकी पत्नी का नाम जो पत्थर बन गई थी, क्या नाम था उनका? कौशल्या, सॉरी, अहिल्या। अहल्या, हाँ, अहल्या। अहिल्या। जिनको जो ऐसी कहानियां सुनने में मिलती हैं कि श्री राम जी जो है उनको अपने पांव से छूते हैं और वो फिर से अपने पूर्व अवस्था में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है कितने प्रमाण माने गए हैं? इसमें मुख्य रूप से 4 प्रमाण माने गए हैं। यहाँ पर तर्कों की भरमार है। जितने भी, अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि भारतीय दर्शन तार्किक नहीं है, अतार्किक है, तो तार्किकता की बात ये गौतम ऋषि ने ही सबसे पहले बात करी है। जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान होता है, शब्द होता है और उपमान होता है। ये 4 प्रमाण होते हैं। फिर इसके वैशेषिक दर्शन की बात करेंगे। वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कौन है? कणाद या उल्लूक है। कणाद या उल्लूक कैसे पड़ा इनका नाम? आप लोग को पता होना चाहिए कि दिन में एक ही बार ये खाना खाते थे, ठीक है। तो इसमें ये प्रत्यक्ष, इन्होंने कितने प्रमाण? 2 प्रमाणों की बात करी। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा अनुमान प्रमाण है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आपका मीमांसा दर्शन शुरू होता है, जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। याद के इसको पूर्व मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसको पूर्व मीमांसा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसको उत्तर मीमांसा के नाम जानते हैं। ठीक, इसको उत्तर मीमांसा के नाम से हम लोग जानते हैं। पूर्व मीमांसा में या मीमांसा में आपका इसके प्रतिपादक जैमिनी है। इन्होंने 6 प्रमाणों की बात करी है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ठीक है। ये होगा। फिर वेदांत दर्शन की बात करेंगे तो वेदांत दर्शन में आपके 6 प्रमाणों की बात करी गई है, जो कि इसके प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। इन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना करी थी। उस ब्रह्म सूत्र में इन्होंने पूरे के पूरे जो है बातें करी थी, ठीक है। तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि है। इसका इंग्लिश में मैंने एक जगह लिख दिया है, बाकी सब जगह आपको अपने आप से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। प्रत्यक्ष को परसेप्शन, अनुमान को इन्फ्रेंस, शब्द को वर्बल टेस्टमनी, उपमान को कंपैरिजन और अर्थापत्ति को इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि को नॉन एप्रीहेंशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहे प्रमाणों की पूरी बात, जो कि आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वे रोल करेगा आपका। करेंगे अब नास्तिक परंपरा में, तो जैन दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महावीर स्वामी है। इन्होंने परोक्ष और अपरोक्ष 2 प्रकार के प्रमाणों की बात करी है, ठीक है ना। परोक्ष और अपरोक्ष प्रमाणों की बात इन्होंने करी है। यहाँ पर इसमें आपका मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय और कैवल्य जो आता है, यही इन्होंने प्रमाण माने हैं आपके। परोक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष। परोक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष, ठीक। प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है इसी को परोक्ष प्रमाण बोला है। अपरोक्ष प्रमाण है, इसी को अप्रत्यक्ष इन्होंने बोला है आपका। इसमें आपका परोक्ष प्रमाण में, चाहो तो आप लिख लो, परोक्ष प्रमाण में आपके 2 प्रकार के आते हैं। आपके 2 प्रमाण के आते हैं, कौन से? अवधि और मना पर्याय, ठीक है। यहाँ पर अवधि और मना पर्याय आता है। अवधि और मना पर्याय, ठीक। अवधि और मना पर्याय आपका आता है, जिसमें अवधि और मना पर्याय होगा ना। फिर इसके बाद अपरोक्ष में आता है, अवधि मना पर्याय के बाद क्या आता है? मत, श्रुति और कैवल्य। सर ये रिकॉर्डेड तो मिल जाएगी ना बाद में? ठीक है,
मत श्रुति अवधि मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हम लोग बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। बौद्ध दर्शन में दो प्रकार के प्रमाणों की बात करी गई है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा अनुमान प्रमाण है, इनकी बात करेंगे। वहीं चार्वाक दर्शन की बात करेंगे तो चार्वाक दर्शन जो है दो प्रकार के प्रमाण, एक प्रकार के प्रमाण की बात करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता है। इसकी एक बहुत फेमस लाइन है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जियो तो सुख से जियो, चाहे आपको ऋण लेकर ही घी पीना पड़े तब भी आप उसको लेकर पियो। मतलब इन्होंने शारीरिक सुख की बात कही है यहाँ पर, ठीक है ना। इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। चार्वाक दर्शन जब मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने इनकी कहानी को पूरा का पूरा डिस्कस किया था आपको, ठीक है ना। क्लियर। ये पूरे के पूरे दर्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया। ये चार्वाक के जो है गुरु बृहस्पति हैं, इनको जो है कहा गया है चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है ना। इतने पॉइंट्स क्लियर है, सबको बताइए। तो यहाँ पर इतनी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इन 6 के 6 में, इन टोटल जो है दर्शन में से जितने प्रमाणों की बात करी गई है, हमारे एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में और सब्जेक्ट में कौन आते हैं, तो ये 6 के 6 प्रमाणों की बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाली बात है वो हम लोग इस पर करेंगे, इस पर न्याय दर्शन पर इम्पोर्टेंट है, ठीक। फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को न्याय दर्शन के जो प्रमाण दिए गए हैं इसको पढ़ना है। और फिर इसके बात कर रहे हैं कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं, सब आपके पहले पेपर एनटीए यूजीसी नेट का जो कॉमन पेपर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या कौन सा दर्शन बैठता है, तो आपके न्याय दर्शन के जितने प्रमाण दिए गए हैं सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछता है। और इसके जो प्रमाण और अलग से दिए गए अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, टोटल 6 प्रमाणों से बात कही जाती है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, न्याय दर्शन को बहुत डीपली पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए न्याय दर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, न्याय फिलॉसफी, ठीक। न्याय दर्शन, ठीक। न्याय फिलॉसफी की बात करेंगे। तो न्याय दर्शन की बात जब हम करेंगे तो न्याय दर्शन की सबसे पहले बात करेंगे कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक आपको मैंने ही बताया था सबसे पहले, कौन है प्रतिपादक, कौन है, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। ये एक ऐसे मतलब महान पुरुष थे जिन्होंने जो है किसी भी बात को ऐसे ही मानने की बात नहीं करी है। इन्होंने किसी भी बात को मानने के लिए कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, उसके बारे में ये डिस्कस करते हैं। अगर बात करें कि न्याय दर्शन में सबसे पहले हम लोग पूछेंगे कि न्याय क्या होता है, क्या बात करेंगे कि कहेंगे कि न्याय फिलॉसफी में, न्याय दर्शन में न्याय क्या होता है, मीनिंग ऑफ द वर्ड जस्टिस। न्याय को हम लोग जस्टिस भी कहते हैं, ठीक है। तो जस्टिस का अर्थ क्या होता है, न्याय का अर्थ क्या होता है, तो ये संस्कृत के एक जो है श्लोक से कहें या एक सेंटेंस है उससे हम लोग लेते हैं। क्या है, नियते, लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नियते अनेन नियते अनेन इति न्याय, ठीक। न्याय अर्थात मतलब इसमें कहते हैं जस्टिस इज द प्रोसेस बाय विच द माइंड कम्स टू ए कंक्लूजन, ठीक है। क्या कह रहा है कि देखिए लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, कह रहा है कि जस्टिस इज द प्रोसेस बाय विच द माइंड
कम्स टू ए कंक्लूजन, मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष पर पहुंचे उससे हम लोग न्याय कहते हैं ना। कहते नहीं कि आपके सामने कोई भी आपके सामने कोई भी जो समस्या आपके सामने आए, उस समस्या, दो लोग हैं आपके सामने और वो आपको समस्या लेकर आपके सामने आए हैं, अब आपको उसको सॉल्व करना है। आप क्या करना है, पहले पुराने समय आप देखते थे कि राजा जस्टिस करता था, राजा न्याय करता था, तो राजा न्याय करने के लिए सभी के तर्क सुनता था, दोनों पक्षों में तर्क सुनता था। आज भी वर्तमान समय में आप जाओ तो यहाँ पर भी एविडेंस के रूप में, गवाह के रूप में जितने भी प्रमाण होते सब चीजें जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जज को पूरी के पूरा चीजें आपको एविडेंस देख लेते हैं। एविडेंस देखने के बाद वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करके कंक्लूजन देता है, तो वही तो न्याय कहलाता है। बिल्कुल यही है, नियते अनेन इति न्याया। नियते अनेन मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, वही आपका क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। आप लोग लाइन लिख लीजिएगा कि जस्टिस इज द प्रोसेस बाय, लिखिएगा, जस्टिस इज द प्रोसेस बाय विच द माइंड कम टू ए कंक्लूजन। हिंदी में लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक, अब यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचना तो एक प्रकार का तर्क करना होता है। तर्क करना है यहाँ पे, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए जो पहुंचते हैं तो किसी न किसी आधार, किसी न किसी चीज को बेस बना के हम लोग पहुंचते हैं। तो ये क्या होता है, तर्क होता है, एक आर्ग्यू होता है। मतलब कहते हैं बट टू अराइव एट ए प्रॉपर कंक्लूजन इज टू आर्ग्यू। आर्ग्यू मींस तर्क होता है, मतलब किसी तर्क के आधार पर वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क वो पूरा करवा दीजिए। हिंदी में जो लाइन बोली आप है, मेरा गला बैठ रहा है, मैं कह रही हूँ हिंदी में जो लाइन बोली थी वो एक बार लिखो। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। हाँ, ठीक। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं, जब आप देखते हैं कि हम लोग सेल्फ से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है और हम लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर मुझे चाहिए तो हम लोग अपने आप जस्टिस अपने लिए कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो हम अपनी समस्याओं को देखते हैं, हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखते हैं, फिर लॉजिक लगाते हैं कि हम लोगों की लाइफ के लिए क्या बेटर होगा। अब जब हम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जो भी फैसला लेते हैं, वही आपका क्या होता है, न्याय होता है अपने प्रति। क्या आपने दूसरों के लिए सेक्रीफाइस तो किया, लेकिन क्या अपने लिए आपने जस्टिस किया, अपने लिए क्या जस्टिस किया कि नहीं किया। तो ये कंक्लूजन जो निकालने का होता है, तो बिना लॉजिक के, बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के आप कोई भी जस्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पता रहता है कि आपके साथ क्या सही है और क्या गलत है, ये सबको पता होता है, लेकिन जानते हुए भी हम लोग गलती करते जाते हैं। एक इंसान पर हम लोग, मान लो कोई एक इंसान है, उस पर हम भरोसा करते हैं, हम जान रहे हैं कि वो गलत है, फिर भी हम उस पर भरोसा करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस जो हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। जब तक आप इमोशन से जुड़े रहोगे तब तक आपका लॉजिक नहीं काम करेगा, आपका तर्क नहीं काम करेगा। आपको चाहे जितने एविडेंस दिए जाए, आप उस एविडेंस को नहीं मानोगे। जब आपका इमोशंस वहां से हटेगा, जब आप लॉजिक, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी आप किसी से ज्यादा क्वेश्चंस करो, पूछताछ करो, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि वो गलत है तो, यदि वो गलत नहीं है तो वो उसको चिड़चिड़ापन नहीं लगेगा ना, तो बताने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन जिसके अंदर चोर होगी, चोरी होगी, वो जो है अपनी चीजों को बताने में हमेशा संकोच करेगा और बचता फिरेगा कि हम इसको कम से कम चीजें बताएं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं आपसे, जिस भी इंसान से जुड़ा है, उससे कहीं ना कहीं चीजों को छिपाता है। और जब छिपाता है लेकिन सामने वाले को पता चल रहा है छिपा रहा है, तो वो अनेक प्रकार के एविडेंस देता है, फिर भी वो नहीं मानता है। तो जब कभी इमोशन जहां पर होंगे, वहां पर आप जो है आप क्या है, न्याय नहीं कर पाओगे। ठीक, आप जान रहे हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप फिर भी उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते हो। जब आप बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तब लास्ट में जाके आप एक डिसीजन लेते हो, तो काफी समय, काफी देर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ कि न्याय क्या होता है। न्याय एक प्रकार का तर्क होता है जिसके आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्लियर? वस्तुतः इसमें जो है, इसीलिए इसको जो है न्याय दर्शन को अक्षपाद कहा गया है। क्या कहा गया है? अक्षपाद कहा गया है। ठीक, न्याय दर्शन को हेतु विद्या कही गई है, आपकी हेतु विद्या कहा गया है, और इसको वाद विद्या कहा गया है। वाद विद्या कहा गया है आपका। ठीक, वाद विद्या के साथ साथ अन्वीक्षिका भी कहा गया है आपका। क्या कहा गया? अन्वीक्षिका। ठीक, अन्वीक्षिका या अन्वीक्षिकी। ठीक, अन्वीक्षिका या अन्वीक्षिकी कहा गया है। इसी को तर्कशास्त्र कहा गया है। तर्कशास्त्र कहा गया, इसी को प्रमाण शास्त्र भी कहा गया है। ठीक, प्रमाण शास्त्र भी कहा गया है। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले ठीक, अब इसमें सबसे पहले तर्कशास्त्र की बात करेंगे। तर्कशास्त्र क्यों कहा गया है? आपको पता है कि न्याय दर्शन जो है प्रमुख रूप से तर्क विद्या का प्रतिपादन किया, मतलब तर्क विद्या, मतलब तर्क के आधार पर ही सभी चीजों को मानने वाला है, इसलिए इसको तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। अब ये तर्क कैसे मानेगा? बिना प्रमाण के, बिना एविडेंस के कोई भी चीज मानता नहीं है, तो इसे प्रमाण शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की समीक्षा की जाती है। मतलब इट इज कॉल्ड थियोलॉजी बिकॉज द रिव्यू ए सब्जेक्ट थॉट एविडेंस। ठीक है, प्रमाण शास्त्र को हम लोग थियोलॉजी भी कहते हैं। थियोलॉजी भी हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। थियोलॉजी जो है प्रमाण शास्त्र से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि इसमें कहते हैं कि इट इज ए कॉल्ड थियोलॉजी बिकॉज इट रिव्यूज ए सब्जेक्ट थॉट एविडेंस। मतलब इसमें प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की समीक्षा की जाती है, इसीलिए इसको प्रमाण शास्त्र की संज्ञा दी गई है। क्लियर है पॉइंट? बताइए। हेलो जी जी सर। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पर एक बात आता है, अक्षपाद क्या है? अक्षपाद जो होता है, ये जो है गौतम ऋषि का नाम है। अक्षपाद किसका है? गौतम ऋषि का ही नाम है, इसीलिए इसको अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है। अक्षपाद इसलिए क्योंकि गौतम ऋषि को अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर? अब इसमें हेतुवाद क्या होता है? हेतुवाद का मतलब होता है जब कभी भी अनुमान की प्रक्रिया में हेतु का मतलब होता है शंका होना, मतलब किसी पर शक होना। हेतु का मतलब किसी में दोष आ जाना। जब कभी भी अनुमान में दोष आ जाता है, उसे हेतु का कहते हैं। मतलब अनुमान की प्रक्रिया में हेतु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, इस कारण से हेतु विद्या भी कहते हैं। अनुमान में जो दोष होता है उसको हेतु कहते हैं, और अनुमान, और इसी को हेतु विद्या के नाम से हम लोग जानते हैं।
ठीक है। अन्वीक्षिकी या अन्वीक्षिका क्या होता है? वाद विद्या क्या होती है? वाद विद्या में आप क्या होता है, जब कभी आप हेलो संवाद करते हो, परिचर्चा करते हो, उस पर डिस्कशन करते हो, तो वाद विद्या वो कहलाती है आपकी। ठीक है। हेलो हाँ हेलो। हाँ बोले। हेतु विद्या में ये लिखते हैं ना, इसमें अनुमान में दोष रहता है। है। हेतु विद्या में आप पॉइंट बोल दीजिए, आपने हाँ क्या हाँ पॉइंट बोला, इसमें बोलो। अनुमान में दोष रहता ठीक है। हेतु क्या होता है? जब कभी भी अनुमान में दोष उत्पन्न हो जाता है, कमी उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर हेतु आ जाता है। अभी जब बताएंगे कि पहाड़ पे जब हम लोग देखते हैं पहाड़ पर धुआं निकल रहा होता है, तो हम स्वतः ही अनुमान लगा लेते हैं कि वहां पर जरूर आग लगी होगी। लेकिन वहां पर धुएं निकलने का जो कारण होता है, वो लकड़ी में दोष होता है, मतलब लकड़ी गीली होती है तभी धुआं निकलता है। ठीक है। तो वहां पर जो अनुमान में जो दोष उत्पन्न होता है, वही आपका जो है आपका क्या कहलाता है? हेतु कहलाता है। तो हेतु विद्या भी हम लोग सर डिस्कस करेंगे। सर हेतु को क्या हम लोग वन वर्ड में भ्रम लिख सकते हैं? नहीं, भ्रम नहीं होता है। भ्रम का मतलब होता है कि कोई चीज नहीं है और उसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर जो है तो वो चीज, ऐसा नहीं है कि धुआं नहीं है, धुआं है, लेकिन धुआं होने का जो रीजन है, वो रीजन चेंजेस है आपका। ठीक, रीजन में चेंजेस होता है, इसलिए उसमें दोष कहा गया है, भ्रम या माया नहीं कहा गया है। भ्रम और माया में क्या होता है, वो चीज नहीं होती है, फिर भी हम उसको चीजों को मान लेते हैं। ठीक है ना। ठीक। तो यहाँ पर ये अब अन्वीक्षिका की या अन्वीक्षिकी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या आगम। इसका मतलब क्या होता है? आगम। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष या आगम, मतलब एक्सप्लोरेशन। इसमें कहते हैं, इसमें क्या होता है आपका, कहते हैं द फिलोसफी ऑफ जस्टिस इज आल्सो नाउ एज एनालिस्टिक एक्सप्लोरेशन मीन नॉलेज अवेलेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देयरफॉर research on a subject thought logic is investigation। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मतलब कहते हैं कि न्याय दर्शन को अन्वीक्षिका भी कहा जाता है, क्योंकि अन्वीक्षिका का अर्थ होता है प्रत्यक्ष या आगम। प्रत्यक्ष या आगम। ठीक है, आगम के द्वारा जब हमें उपलब्ध ज्ञान जो होता है, उसी के आधार पर किसी भी बात को हम सही या गलत ठहराते हैं। अतः इसमें जो है तर्क के द्वारा किसी विषय का मतलब खोज करना ही आपका अन्वीक्षिका कहलाती है आपकी। ठीक है ना। किसी भी चीज को जब खोजते हैं या करते हैं, तो वही आपकी अन्वीक्षिका कहलाती है, किसी प्रकार को खोजना आपका। ठीक है। तो ये आपके पॉइंट डिस्कस हो गए आपके, बताइए क्लियर है? ठीक। अब इसमें हम लोग और बात करते हैं यहाँ पर कि न्याय थोड़ा दर्शन। बाद विद्या बता दीजिए। क्या बोले? मतलब किसी भी चीज को हम लोग जो बाद सर्च करने का काम करते हैं, वही आपकी अन्वीक्षिका कहलाती है। ठीक है? नहीं किसी सर, बाद चीज को विद्या। खोजने का काम जो हम करते हैं, मतलब तर्क द्वारा किसी भी विषय का अनुसंधान करना या तर्क द्वारा किसी भी विषय का खोजना ही आपका अन्वीक्षिकी कहलाता है आपका। नहीं सर, बाद विद्या, अन्वीक्षिकी नहीं। समझे नहीं क्या पूछने जा रहे हैं? बाद विद्या के बारे में बोल वाद रही हूँ विद्या। मैं। वाद विद्या में क्या होता हाँ। है, इसमें डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चाओं के आधार पर जब कई नॉलेजेबल पर्सन जो है साथ में बैठते हैं, किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो डिस्कशन के बाद जो रिजल्ट मिलता है, वही आपका वाद विद्या कहलाता है आपका। वाद विद्या में सब ज्ञानी पुरुष बैठते हैं और एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। क्लियर? हो गया।
ठीक, अब यहाँ पर हम लोग और आगे थोड़ा सा एक कदम और बढ़ेंगे तो यहाँ पर न्याय दर्शन के जो ज्ञान का आधार कहते हैं, न्याय दर्शन की बात जो है इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। जैसे सांख्य दर्शन का सांख्य सूत्र है, वेदांत दर्शन का ब्रह्म सूत्र है, वैसे ही न्याय दर्शन का न्याय सूत्र है। क्या है? न्याय सूत्र है। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए ज्ञान न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार क्या है, तो न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार जो है न्याय सूत्र है। आपका क्या है? न्याय सूत्र। कहते हैं द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ न्याय फिलॉसफी इज कॉल्ड न्याय सूत्र। ठीक है, कहा जाता है, जिसके रचयिता जो है गौतम मुनि है। ठीक है, हुज ऑथर इट सेड टू बी गौतम मुनि। ठीक है, इसके राइटर कौन है? गौतम मुनि है आपके। गौतम मुनि है, ये गौतम ऋषि आपके। फिर यहाँ पर न्याय सूत्र जो है न्याय दर्शन का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। लिख लीजिएगा, ये एक प्रामाणिक ग्रंथ है न्याय सूत्र। ठीक है, लेकिन न्याय सूत्र इज कंसीडर्ड टू बी द ऑथेंटिक बुक ऑफ जस्टिस फिलॉसफी, मतलब न्याय फिलॉसफी। ठीक है, न्याय सूत्र जो है न्याय दर्शन का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक, इस ग्रंथ में जो है टोटल जो अगर न्याय सूत्र की बात करें, न्याय सूत्र में कुल 5 अध्याय होते हैं, जो आगे चलकर अनेक राइटरों ने, अनेक भाष्यकारों ने या अनेक टीकाकारों ने इस पर जो है न्याय सूत्र पर अनेक किताबें लिख दी। जैसे वेदांत दर्शन है, वेदांत को है, वेदांत के बारे में अनेक लोगों ने जैसे उसमें टीकाएं लिखी ना, अद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, तो वो क्या है, उन पर ट्रांसलेट करके सब लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। वैसे ही न्याय सूत्र है, न्याय सूत्र को भी सब लोगों ने अलग अलग रूपों में इसका डिस्कशन किया है, जिसमें और इसके जब लोगों ने इसको जो है अपने शब्दों में बताना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो उसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वाचस्पति मिश्र जी का नाम है, वात्स्यायन का नाम है, उदयन का नाम है। इन लोगों का नाम उल्लेखनीय मिलता है आपको। ठीक है, इन लोगों का नाम उल्लेखनीय मिलता है। लेकिन इसमें अगर हम और बात करें तो न्याय दर्शन के समस्त साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब अगर पूछा जाए कि न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन को 2 भागों में बांटा जाता है, तो 2 भाग कौन से होंगे? ठीक, 2 भाग कौन से होंगे उसको भी ध्यान रखना है। एक होता है प्राचीन न्याय। क्या होता है? एक प्राचीन न्याय है, ठीक, और दूसरा जो है नव्य न्याय है। नव्य न्याय है। ठीक, एक प्राचीन न्याय है, दूसरा नव्य न्याय है। आप लोग को मैंने बताया कि न्याय दर्शन का जो बेस है, जो ज्ञान का आधार है, उसको न्याय सूत्र कहा गया है। और जो आप बात करते हैं न्याय दर्शन को, जब जब सब लोगों ने डिस्क्राइब किया तो इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला है प्राचीन न्याय, दूसरा है नव्य न्याय। ठीक है, तो प्राचीन न्याय के जो है ये जो है गौतम ऋषि के न्याय सूत्र का सर्वाधिक और प्रामाणिक ग्रंथ कहा जाता है। इसीलिए ये किससे संबंधित है? न्याय सूत्र से संबंधित है। किससे है? न्याय सूत्र से संबंधित है। क्यों? क्योंकि प्राचीन न्याय की बात करेंगे तो ये आपका न्याय सूत्र से संबंधित होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें नव्य न्याय का प्रारंभ किसने किया था, तो ये गंगेश उपाध्याय ने किया था। किसने? गंगेश उपाध्याय ने किया था। ठीक, इसका नाम याद रखिएगा। नव्य न्याय की बात किसने करी है? तो नव्य न्याय की बात जो है गंगेश उपाध्याय ने करी है। किसमें करी है? इनकी एक तत्व चिंतामणि एक ग्रंथ है। इनकी कौन सी ग्रंथ है? तत्व चिंतामणि। ठीक है, इनकी किताब का, इनकी जो है, जो इन्होंने किताब लिखी थी, इसको कहां पर मिला था? ये
ठीक, गंगेश उपाध्याय की जो एक ग्रंथ था तत्व चिंतामणि में नव्य न्याय की बात पढ़ने को मिलती है, वहीं पर इसका प्रारंभ देखने को मिलता है। तो गंगेश उपाध्याय की क्या है, आपकी तत्व चिंतामणि एक पुस्तक है, नामक ग्रंथ है, उसमें आपको नव्य न्याय पढ़ने या देखने या सुनने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी पॉइंट नोट करिएगा। और इसमें और डिफरेंस भी है, उनके अंतर को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा कि प्राचीन न्याय जो है, प्राचीन न्याय में तत्वशास्त्र पर अधिक जोर दिया गया है। किस पर? तत्वशास्त्र पर। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में भी हम लोगों को डिस्कस करना है, इंग्लिश में बात करेंगे, इसमें कहेंगे कि जो है, और इसको जो है न्याय सूत्र जो है, इसमें जो है इसकी तत्वशास्त्र की बात करेंगे, मतलब मेटा की बात करते हैं। ठीक है ना, मेटा की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? मेटाफिजिक्स की बात हम लोग बात करें, यहाँ पर मेटाफिजिक्स की बात करेंगे हम लोग। जबकि इसमें किसकी, नव्य शास्त्र में हम तर्कशास्त्र की, लॉजिक की बात करेंगे। यहाँ पे इसमें तर्कशास्त्र की बात करेंगे। ठीक, याद रखिएगा कि न्याय सूत्र में या हम प्राचीन न्याय में तत्वशास्त्र की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स के बारे में बात करते हैं, जबकि नव्य न्याय में हम तर्कशास्त्र की बात करते हैं। यही दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो आज के वर्तमान समय में क्या चल रहा है? आज के वर्तमान समय में तत्वशास्त्र को छोड़कर तर्कशास्त्र आपका चल रहा है। ठीक है, तो गंगेश उपाध्याय ने जो दिया है उससे संबंधित और इसके पॉइंट्स चल रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो ये आपको डिफरेंस आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं इन सब चीजों को। क्लियर है? पॉइंट बताइए। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर जब इतनी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट की बात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें जो है कुल मिला के जब इतनी बात करी गई है, तो न्याय दर्शन में कुल 16 पदार्थों की बात करी तत्व मीमांसा से संबंधित। ठीक है, जो तत्व शास्त्र है, तत्व मीमांसा से संबंधित है, उसमें जो है कुल 16 पॉइंट की बात करी, 16 पदार्थों की बात करी गई है। उन 16 पदार्थों के आधार पर ही पूरी की पूरी जो है, इसकी पूरी की पूरी प्रमेय जो है, इसकी पूरी की पूरी कहानी इसमें शामिल है कि न्याय में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका प्रमाण, प्रमेय, समय, प्रयोजन, द्वंद्वता, सिद्धांत, अव्यक्त, तारक, निर्णय, वड़ा, जल्पा, विडंबना, हेतु भरा, छल, जाली, निग्रह, स्थान, ये सब के सब पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, 16 के 16 पॉइंट। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है इतने पॉइंट को, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए, और आप लोग जो है इसको पढ़कर आइएगा, और अगर आपको ज्यादा डिस्कस करना है, ज्यादा डीप में और देखना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें यूनिट फर्स्ट है एजुकेशनल स्टडीज, उसमें आपके 53 वीडियोज होंगे। उसमें शुरुआत से ही आप देखना शुरू करोगे तो आपको पूरी इंडियन फिलॉसफी कहानी के द्वारा आपको समझ में आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं फिर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।